हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम क्लास 8 का प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैं हिस्ट्री का करवा रही हूँ। आप सब सोचेंगे मैं सारी क्लासेस की पहले हिस्ट्री करवाती रहती हूँ, हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। और आप शायद पता नहीं होगा, मुझे ना बादशाह अकबर नाम ना बहुत पसंद है, तो मैंने अपना निकनेम भी खुद के लिए ना बादशाह अकबर रख रखा। मुझे हिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद है। मैं कुछ दिन पहले अपने आप को बचपन में सम्राट अशोक बताती थी, फिर जब मैंने मुगल की हिस्ट्री पढ़ी, मुझे बादशाह अकबर बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने अपना निकनेम बादशाह अकबर रख दिया। ये फालतू की चीज थी, आगे बढ़ते। अच्छा, हमारा जो पहला चैप्टर है, असल में पहला नहीं दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 8 का, और इसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज द कंपनी स्टैब्लिश पावर। अब ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, और टेरिटरीज मतलब होती है बॉर्डर बनाना। कोई भी चीज की जो बॉर्डर होती है वो टेरिटरीज होती है। तो इन्होंने कैसे ट्रेड से टेरिटरीज बनाई, मतलब ये आए तो ट्रेड करने थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो आई इंडिया ट्रेड करने थी, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी टेरिटरीज बनाई, मतलब कैसे उन्होंने इंडिया को अपने अंडर ले लिया, एक तरीके से अपना लैंड बना लिया कि जहां वो जो मर्जी वो कर सकते हैं और उनपे कोई पावर नहीं होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये कैसे किया इन्होंने, कब किया, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इसलिए आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो ये आए थे, इसमें हम पहले जो पढ़ने वाले कि जो आए कब थे, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो मुगल एम्पायर का देखेंगे। मुगल एम्पायर, जैसे मैंने अभी कहा ना, मैंने पढ़ा था बादशाह अकबर के बारे में और मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी कहानियां, जो भी है बचपन से अकबर बीरबल की कहानियां तो हम सबने ही पढ़ी होंगी। तो जो ये अकबर जी थे ना, ये मुगल एम्पायर से बिलोंग करते थे और बहुत ही पावरफुल राजा भी थे वहां के उस टाइम के मुगल्स के। तो इन्हीं की जो एम्पायर थी वो मुगल एम्पायर थी। स्टार्ट इनके दादा ने करी थी, जो बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे मुगल एम्पायर के कुछ बहुत ही फेमस राजा थे। तो जो लास्ट राजा माने जाते हैं ना, पावरफुल लास्ट राजा, जो लास्ट राजा थे वो तो बहादुर शाह जफर 2 थे, बट जो पावरफुल लास्ट राजा थे ना वो औरंगजेब थे, या फिर जो मुगल का जो सुल्तान मान लो या बादशाह मान लो, वो लास्ट औरंगजेब थे। इसलिए लास्ट थे क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की जो डेथ हुई, उसके बाद उसके जितने भी टेरिटरीज थी, जितने उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बना रखा था, वो सब उनके सूबेदारों ने अपने, या फिर उनके जो गवर्नर्स थे या ऑफिसर्स थे, उन सब ने उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अपना इंडिविजुअल रूल बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले वो पूरा एक मुगल एम्पायर था, उसके बाद उन्होंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनको अपने अंडर ले लिया और अपना इंडिविजुअली चलाने लग गया। और जो मुगल सल्तनत थी वो सिर्फ नाम के लिए रह गई, मतलब पावर नहीं थी उसके पास, बस जो एक नाम बचा होता है ना, कि वो नाम रह गया उसके पास कि हाँ ये उन पावरफुल लोगों से बिलोंग करते हैं। तो जैसा मैंने बता दिया, ये लास्ट पावरफुल मुगल थे और इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हुई थी, मेरा मार्कर आज भी रह गया, मार्कर इनकी डेथ हुई थी 1707 में। तो 1707 के बाद जितने मुगल गवर्नर्स थे, इन लोगों ने, इनको मुगल गवर्नर्स को हम सूबेदार के नाम से भी जानते थे, इन लोगों ने, सॉरी, जो सूबेदार थे, इन लोगों ने अपने बड़े बड़े जमींदारों के साथ मिलके अपनी अथॉरिटी बना ली और स्टैब्लिश कर लिया एक रीजनल किंगडम, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स इन्होंने बना लिए। और फिर जैसे जैसे इनको पावर मिलता गया, इनके किंगडम अलग अलग पार्ट में बनते गए, और जो एक दिल्ली को था वो अब सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था, मतलब दिल्ली को इन्होंने हटा दिया। पहले दिल्ली की बात सब मानते थे, अब कोई नहीं मांगने वाला, अब उसको रास्ते से खाली कर दो। अब जैसे ही सेकेंड हाफ आता है 18th सेंचुरी का, न्यू पावर्स आने लग गई, जो पॉलिटिकली स्टैब्लिश हो रही थी, आ रही थी, और वो न्यू पावर का नाम था द ब्रिटिश। ब्रिटिश के बारे में हम सबको पता है, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। ब्रिटिश ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया आए थे, ये बात सबको पता है, और उन्होंने फिर हमारे इंडिया को ही गुलाम बना लिया। मतलब जहां से ये अपना धंधा चलाने आए थे, व्यापार करने आए थे, उन्हीं को इन लोगों ने गुलाम बना लिया। मतलब इनका दिमाग देखो कितना तेज था और हम कितने बेवकूफ थे, ये बात तो यहाँ से साबित हो जाती है।
तो ये ओरिजिनली जो एक बहुत छोटी कंपनी थी ब्रिटिश की, ऐसा भी नहीं था कि एक बड़ी सी सेना लेके या बहुत मल्टीनेशनल कंपनी लेके ये लोग आए और हमारे यहाँ पे आके बस गए, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये बहुत छोटी सी कंपनी लेके आए थे, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसे इन्होंने धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज बनाई, फिर उससे इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया, जिसे आप इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू हम पढ़ने वाले हैं। अब जरा इस फोटो को देखो, ये फोटो मेरे स्क्रीन पे तो क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आपके बुक में होगा। मैंने आपको बताया था ना, बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल के लास्ट राजा थे। ये जो दिख रहे हैं ना बेचारे, ये यहाँ पे ये फिगर क्लियर नहीं है, ये बहादुर शाह जफर है और उनके बेटे हैं, जिनको अंग्रेजों ने ना पकड़ के रंगून भेज दिया था जेल। अब ये इन बुजुर्ग को इसलिए इन्होंने पकड़ा था कि 1857 का रिवॉल्ट हमने पढ़ा होगा 6th क्लास में। 1857 के रिवॉल्ट में सब लोगों ने इन्हीं को लीडर बना दिया था। सोचा हम तो जीतने वाले नहीं है, बहादुर शाह जफर को लीडर बना देते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, सब इनकी बात मानेंगे। लेकिन वो रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और बहादुर शाह जफर पकड़े गए और बेचारे को भेज दिया गया और मर भी गए वो वहीं पे ही। बेचारे को बुढ़ापे में भी चैन से नहीं मरने दिया लोगों ने। अब इसके बाद यहाँ पे आता है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ये कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट को आई है, इसका मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से है ही, वो ईस्ट को आ गई। इनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए इनका नाम था क्योंकि जो इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था इंडिया के साथ, यहाँ ये मैप है इंडिया का, ये जो कैलकाटा है हमारे ईस्ट में आता है ना, इन्होंने वहीं से ट्रेड स्टार्ट किया था। मतलब इन्होंने अपना एम्पायर इंडिया के ईस्टर्न साइड से स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। और वो आए भी ईस्ट में थे। हम जो है वर्ल्ड मैप में ईस्ट साइड में पढ़ते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, हम ईस्टर्न कंट्री में आते हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया है वो ईस्ट को आई थी। अब कब आई थी, कैसे आई थी, वो देखते हैं। तो ये 1600 में आई थी। ये क्वेश्चन ना बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार मैं एक बोल दूं एसएससी के लिए भी रिपीट होता है, याद कर लो। तो जो 1600 है, इस ईस्वी में या इस ईयर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया आई थी। और ऐसे नहीं है बिना प्लानिंग के ये इंडिया नहीं आई है। अब देखो ब्रिटिश था, उसके पास बहुत सारी कंपनीज होगी, तो ऐसा नहीं था ये एक लौती कंपनी थी ब्रिटिश की, बहुत सारी कंपनी थी। तो इन लोगों ने पहले ही जो है क्वीन एलिजाबेथ से कुछ दस्तावेज बना लिए, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि मैं गारंटी कर रही हूं कि जो ये कंपनी है ये अकेली जो है इंडिया पे व्यापार करेगी, इंडिया के साथ, और कोई इसके साथ व्यापार नहीं करेगा। अब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी की बुक उनके स्कूल में नहीं चलती, उनके स्कूल में दूसरी बुकें चलती हैं। आप जो है ना उस बुक में भी जाके देख सकते हो, ये वाला जो सेंटेंस है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या जो पहले से मैंने येलो में अंडरलाइन कर रखा है, ये पूरा का पूरा एज इट इज आपकी उस बुक में भी लिखा है। तो ये ना सोचे कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जा रही है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। सेम चीजें आपकी बुक में भी है, कुछ अलग डिटेल्स में है, कुछ अलग नाम से है, तो उसकी टेंशन ना ले, समझते जाए। अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लोगे और चैप्टर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो कंट्री थी, कंट्री नहीं, ये जो कंपनी थी, जब ये हमारी कंट्री में आई, इन्होंने अपनी क्वीन से पहले ही साइन करवा लिया कि सिर्फ यही एक कंट्री मतलब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ सोलो ट्रेड करेगी इंडिया के साथ, और कोई ब्रिटिश की कंपनी यहां इंटरफेयर करने नहीं आएगी। ये तो हुई इसकी बात। अब इसका मतलब था इंग्लैंड से कोई और कंपनी रूल करने नहीं आ रही। अब ये इंग्लैंड से रूल करने नहीं आ रहे ना, बाकी कंट्रीज तो अभी बाकी है, उनके साथ थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इनका। अब जब ये कंट्री बहुत ओशियन पार करके नए लैंड पे आई, नई चीजों के आई, तो इनका मेन मुद्दा क्या था? इनका मेन मुद्दा था कि ये सस्ते बाय गुड्स एट चीप प्राइस, सस्ती कीमत पे ये लोग गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब सामान खरीदे, और उन्हें उठा के ले जाए यूरोप और वहां पे उनको महंगी कीमतों पे बेचे। मतलब यहां से उनको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा था जो था सस्ता, और उसी को अगर ये ब्रिटिश में बेचेंगे तो वो वहां पे इंडस्ट्रीज हो गई थी,
तो वहां पे इंडस्ट्रीज में ये इनका फाइन प्रोडक्ट बना के महंगा कीमत पे बेच सकते थे, या वहां के इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था तो उसके लिए ये वहां पे इन चीजों को बेच सकते थे, इसलिए ये यहाँ से सस्ती मार्केट इन्होंने अपनी ढूंढी। उसके बाद ये कंपनी को ना जो है, कंपनीज को कोई पहले डर नहीं था कंपटीशन का इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से, क्योंकि इन्होंने तो साइन करवा लिया था कि इंग्लैंड से कोई नहीं आने वाला, सिर्फ हम ही है। लेकिन मर्चेंटाइल्स ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। अब जो ये मर्चेंटाइल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जो प्रॉफिट बनाती है प्राइमरी चीजों को बेच के। मतलब इनको टी शर्ट से मतलब नहीं है, ये रुई बेचेंगे, रुई से प्रॉफिट बनाएंगे। रुई वाले क्या करेंगे? थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से टी शर्ट बनेगी और उससे फिर मार्केट में बिकेगी। उस सब से चीजों से इन्हें मतलब नहीं है, प्राइमरी गुड्स को ही बेचेंगे और उससे अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं जो कि इजी है, तो उससे अपना गुड कमा रहे थे। तो इन कंपनीज के लिए ना पहले तो कोई जो है कंपटीशन नहीं था, लेकिन फिर भी इनको ना बड़ा वो होता है ना कि कंपटीशन होगा तो आपको अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, भाई वो बोली लगाएगा, ये बोली लगाएगा, ऐसे कर करके इनका अच्छा चलेगा। ये सब चल रहा था। उसके बाद जो ये जो फरमान जो जारी किया था हमारी क्वीन एलिजाबेथ ने, रॉयल चार्टर, ये सिर्फ यूरोपियन पावर को जो है पूरी तरीके से इंडिया में आने से नहीं रोक सकता था। यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, बहुत सारी कंट्रीज थी, तो ये भी आ सकती थी, तो इसलिए इन्होंने पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकता था। तो पहली बार जब इंग्लिश शिप आई थी, वो आई थी वेस्ट कोस्ट अफ्रीका में, और वहां से राउंड मारते हुए वहां से राउंड मारते हुए ये इंडियन ओशियन को क्रॉस करा था। और जब ये आए तो इन्हें पता चला कि यहाँ पे पहले से जो है ना पुर्तगालीज आ चुके हैं, पुर्तगाल से जो लोग थे वो पहले ही आ चुके थे, और वेस्टर्न कोस्ट पे, मतलब ये ईस्टर्न कोस्ट से बिजनेस करने आए थे, और जो पुर्तगाली थे वो वेस्टर्न कोस्ट पे आए थे, इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और जो पुर्तगाली थे वो वेस्ट में थे। वेस्ट में हमारी कौन सी कंट्री वो स्टेट पड़ता है? वेस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है? गोवा पड़ता है, और ईस्ट में जो पड़ता है वो वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो ये जो पुर्तगाली थे ये पहले से मौजूद थे, और इन्होंने अपना मस्त बिजनेस, जमा बेस इनका गोवा में था। और जो इन पुर्तगालीज का ना एक बहुत फेमस ट्रेवलर है, जिसने सबसे पहले इंडिया को एक्सप्लोर किया था, उसका नाम है वास्को डी गामा। ये नाम शायद कहीं सुना हो या ना सुना हो आप लोगों ने, फिर भी इसको याद कर लो। ये एक्सप्लोरर था पुर्तगालीज एक्सप्लोरर, जिन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया, मतलब समुद्र का रास्ता इन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया के साथ, वो भी 1498 में। मतलब ब्रिटिश के आने से 100 साल पहले इन्होंने ब्रिटिश के आने से पहले ये इंडिया को ढूंढ चुके थे। और बाय द अर्ली 17th सेंचुरी जो डच थे, उसके बाद 17th सेंचुरी आते थे, जो डच थे वो भी आ गए थे इंडिया में ट्रेड करने, इंडियन ओशियन के थ्रू। फिर फ्रांस के भी ट्रेडर्स आ गए। अब देखो, पहले हमने सिर्फ ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, लेकिन जो अब ब्रिटिश के साथ डच भी आ गए थे, पुर्तगालीज भी आ गए थे, फ्रांस भी आ गया था। मतलब 4 कंट्रीज का नाम तो हम पढ़ रहे हैं। अब इन चारों कंट्रीज को ना सेम चीज चाहिए थी, इन चारों को एक ही चीज चाहिए थी, इनको दूसरी चीज से मतलब ही नहीं था। मतलब चारों के चारों रॉ मटेरियल को लेने आए थे, ठीक है। अब जब सेम चीज सबको चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम सेम चीज का डिमांड करते हैं, एक ही चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो सेम वही यहाँ पे हुआ, जब सारी यूरोपियन कंट्रीज एक ही चीज का डिमांड कर रही थी, कॉटन का, सिल्क का, मसालों का, तो उनके प्राइस जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए। हमारे इंडिया का फेमस क्या है? कॉटन फेमस है, सिल्क फेमस है, मसाले फेमस है, वही इन सबको चाहिए था। तो इनके जो कंपटीशन थे सारे यूरोपियन कंट्रीज के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। प्राइस उनकी जो गुड्स की प्राइस थी वो बढ़ने लग गई।
मतलब जहां ये कॉटन 1 रुपए में खरीद रहे थे, 4 कंट्रीज ने आके प्राइस बढ़ाया तो कॉटन 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का हो गया। अब जब मैं इतना महंगा कॉटन खरीद के ले जाऊंगी तो क्या मुझे यूरोप में फायदा होने वाला है बेचने पे? सोचने की बात है। 1 रुपए में ले जा रही थी और वहां 5 का भी बेचती तो भी मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन अब मुझे यहीं से जब 5 रुपए का मिलेगा तो वहां मैं कितने का बेचूंगी? वहां मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इस वजह से इन कंट्रीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब ये कंट्रीज ने इस प्रॉफिट के लिए कोई उपाय सोचनी थी, क्या करते? तो इन्होंने पहले तो क्या किया, अपनी मार्केट को सिक्योर करने की कोशिश की। मतलब कैसे अपनी मार्केट सिक्योर करनी, और उनकी मार्केट थी कौन सी? इंडिया। इंडिया इनका मार्केट था, तो अब इन्हें अपनी मार्केट सिक्योर करनी थी। और जब आपको पता है जर जोरू जमीन युद्ध करवा देती है, इनके युद्ध चालू हो गए। मतलब ये लोग लड़ने लग गए आपस में कि मार्केट हमें चाहिए तो हमें चाहिए। तो इस इनकी लड़ाइयों की वजह से या इनके लालच की वजह से हमारे 2-3 टॉपिक बढ़ गए। हम 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, बैटल ऑफ पर्सी, बैटल ऑफ बक्सर, पता नहीं कितने कितने बैटल इनकी वजह से बढ़े हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो अब जब इनको लगा कि अब तो हमारा भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, चलो लड़ाई स्टार्ट कर दो और टेरिटरीज बनाओ। मतलब ट्रेड का तो हमें पता चल गया कि ये ट्रेड करने आए थे, कैसे कहां से आए सब पता चला। अब ट्रेड से इन्होंने कैसे टेरिटरीज बनाई वो अब हमें पता चलेगा। अब इन्हें मार्केट सिक्योर करना था। इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के शिप डुबाने चालू कर दिए, रास्ते ब्लॉक करना चालू कर दिया, सप्लाईज को जाने नहीं देते थे, सप्लाईज रोक दी। हम सप्लाई नहीं ट्रेवल होने देंगे, तुम्हारा गुड्स पहुंचने नहीं देंगे मार्केट में। और यहाँ इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, अब इन्होंने हथियार भी उठा लिए थे। भाई हथियार से लड़ेंगे और जो है कब्जा करेंगे। अब ये सारी जो इफेक्ट थी, दिस इफेक्ट टू फर्टिलाइज सेटलमेंट एंड कैरी द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अब जब ये कंपनीज लड़ रही थी तो जो लोकल रूलर्स थे, मतलब जो छोटे छोटे रूलर्स बने थे नए नए इंडिया में, उनको भी इनके ट्रेडिंग से फायदा होता था, उनको भी अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता होगा, मतलब रेवेन्यू मिल जाता होगा और टैक्स मिल जाता होगा, पैसे मिलते होंगे। तो वो भी उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया कि आप हमारे यहाँ ट्रेड करने आओ तो हमारे यहाँ ट्रेड करने आओ, ऐसा करके इनके बीच में चालू हो गया। और इन्हीं कंपनीज की वजह से आगे जाके हमारे जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ने लग गए। मतलब भाईचारा यहीं पे हमारा जो है समाप्त हो जाता है। इसी जगह पे आके हमारे इंडिया का भाईचारा समाप्त हो गया, जिस भाईचारे को जागने में 200 साल लगे और तब तक हम गुलाम बन के बैठे रहे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेडिंग इन बंगाल। ईस्ट इंडियन कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना कैसे स्टार्ट किया ये हमें जानना है, और इसके लिए हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा।